हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे। चलिए गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। आवाज मिल पा रही है सभी को? आ रही है? चलिए सभी को मिल पा रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है जो कि यहाँ पर दिया गया है कि किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। अब देखो यहाँ पर दिया गया है क्या कि किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट दिया है कि उसने खाना नहीं खाया गया, उससे खाना नहीं खाया गया। अब खाना या तो आपका कर्म है तो ये तो आपका होगा ही होगा। छात्र द्वारा पुस्तक, पुस्तक क्या है? कर्म है, ये भी आपका हो जाएगा। दूसरी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, अर्थात यहां भी हो गया। लेकिन यहां पर जो आपका है ऑप्शन सी नंबर कि बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, तो खिलखिलाना ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इस कारण से ऑप्शन जिसका बना है यहां पर सी नंबर, उसका राइट आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। एक नंबर आपके खाते में यहां पर आपके जोड़ दिए जाते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन दूसरा है लेकिन है वही टॉपिक। चलिए किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। देखिए आपका पहला पॉइंट दिया गया है कि बच्चा बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, और नींद में अर्थात आपको पता है अकर्मक क्रिया यहां पर हो गई। कह रहे मजदूर छाया में यहां पर सुस्ता रहा है, तो सुस्त भी हो गया। अब यहाँ पर बालक पतंग उड़ा रहा है, और पतंग जो आपका है ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये आपका कर्म बनता है, और उड़ाना यहाँ पर क्रिया है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर इसका भी हो जाएगा। ये यहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया नहीं, ये सकर्मक क्रिया है, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वीर रस के भेदों में कौन सा शामिल नहीं है। चलिए वीर रस के भेदों में कौन सा शामिल नहीं है, आपका थ्री का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो चलिए देखो वीर रस में आपका युद्ध वीर, यहाँ पर धर्मवीर, यहाँ पर आपका कर्मवीर, तो आपका होता है कर्मवीर होता है भाई? नहीं होगा। याद रखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कर्मवीर। याद रखिए कर्मवीर वीर रस का भेद नहीं होता है। याद रखिए युद्धवीर, धर्मवीर और आपका दीनवीर दानवीर ये आपका होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, तो क्या कहते हैं। चलिए 4 नंबर। ऐसे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर लगातार आपको सॉल्व भी करा रहे हैं कि जब यहाँ पर क्या हो, एक वाक्य हो या पद हो या संबंध दूसरे के साथ जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस छंद में 6 चरण होते हैं, आपको जवाब देना है। चलिए ऐसा तो नहीं हम धीरे बोलते हैं, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को हमारी आवाज धीरे लगती होगी, पूरे कमरे में आवाज पूरी गूंजती होगी आपकी कमरे में, है ना। चलिए जैसे हमारे कमरे में आवाज गूंजती है। चलिए किस छंद में 6 चरण होते हैं, 5 का जवाब देना है। तो देखिए वहां पर आपके कुंडलियों में होते हैं 6 चरण, लेकिन कुंडलियां तो आपके ऑप्शन में नहीं है। लेकिन एक ऑप्शन आपका और है छप्पे। याद रखिए 6 से छप्पे, 6 से 6, अर्थात छप्पे में कितने होते हैं आपके 6 चरण होते हैं, याद रखिएगा। इसमें से क्वेश्चन ये बनता है कि छप्पे का निर्माण जो होता है कैसे होता है। याद रखिए छप्पे जो बनता है, ये 4 जो चरण होते हैं रोला के होते हैं। इसमें 4 जो होते हैं, 4 लाइनें होती हैं रोला की होती हैं, और यहाँ पर 2 जो होती हैं वो किसकी होती हैं? 2 चरण जो होते हैं उल्लाला के होते हैं। याद रखिए आपके उल्लाला के होते हैं, जो आपके कह सकते हैं क्या, तो आपके इन दोनों को मिलाते हैं तब आपके छप्पे का निर्माण होता है। क्वेश्चन ये पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए पड़ोसी भी पढ़ लेते होंगे आपके मोबाइल से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहां कौन सा अलंकार होता है। चलिए जवाब दीजिएगा। जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यहां पर आपको जवाब देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो जाए, ऐसे अलंकार को कहते हैं अनन्वय अलंकार, जिसको हमने कई बार आपको पढ़ाया है कि इसको रट लीजिएगा। अगर आपको नहीं भी आता है तो इसे रट लीजिएगा कि हमने आपको 2-3 बार इसको सॉल्व कराया है। 6 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये परिभाषा ही डायरेक्ट होती है, तो डायरेक्ट आपको परिभाषा पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं। चलिए बुरे भाव से की गई संधि को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर आंसर 7 नंबर में। चलिए 7 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा?
दुरभि संधि बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहां पर याद रखिएगा कि बुरे भाव से की गई संधि को दुरभि संधि कहते हैं। ऑप्शन बनेगा यहां पर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बखूबी में कौन सा समास है। बखूबी में कौन सा समास है। बखूबी मतलब होता क्या है, थोड़ा और जूम कर लें। चलिए थोड़ा और जूम कर देते हैं। अब आप बताइए कि क्या हो जाएगा। तो देखिए बखूबी मतलब इसको जब तोड़ेंगे तो बोलेंगे खूबसूरती से। क्या बखूबी मतलब होता है आपके खूबसूरती से, मतलब होता है खूबसूरती हो जाएगा। ठीक है, खूबसूरती, खूबसूरती से मतलब यहां पर ये हुआ, ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन बन रहा है ए नंबर, उसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची आपका नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है। केतु का पर्यायवाची नहीं है। केतु मतलब होता है झंडा, केतु मतलब होता है पताका, और केतु मतलब होता है निशान। लेकिन यहां पर केतु मतलब ग्रह नहीं होता है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, डी नंबर इसका आपका जवाब हो जाएगा। तो जिन लोगों ने जवाब दिया है यहां पर डी नंबर उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई काफी लोग यहां पर जुड़े हैं। जैसे भी हमने बताया है कि तुरंत लाइक ना किया करें, लेकिन जैसे ही टाइम आपको मिले वैसे लाइक कर दिया करें। कमेंट 1 मिनट छोड़ के लाइक भी कर दिया करें, वो भी जरूरी होता है हमारे लिए। जैसे आपके लिए पढ़ना जरूरी होता है, उसीलिए हमारे लिए लाइक जरूरी होता है। कम से कम लगता है कि हाँ आप लोग हमें लाइक भी करते हैं, हमारी टीचिंग को लाइक करते हैं। ठीक है, और हम रेगुलर भी रहते हैं, तो कम से कम थोड़ा सा आप लोग इतना समय निकाल लिया करें और टाइपिंग में भी अपना ध्यान दिया करें। चलिए, जो प्राप्त ना हो इसके लिए शब्द क्या हो जाएगा। जो प्राप्त ना हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा। याद रखिए, जो प्राप्त ना हो उसे कहते हैं अलभ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अलभ्य। जो आपको प्राप्त ना हो सके उसे अलभ्य कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है। इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय आपका नहीं है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, जटिल, शामिल, स्नेहिल और आपका फेनिल। लगने को तो सभी लग रहे हैं, लेकिन यहां पर आपका जो आंसर है वो आपका कौन सा, आपका शामिल वाला है। शामिल आपका जवाब हो जाएगा, आपका बी नंबर राइट हो जाएगा शामिल वाले में। ठीक है ना। चलिए, जैसे इसमें क्या होता है, जटा निकल आएगा, इसमें निकलेगा जटा, स्नेह वाले में स्नेह निकलेगा और फेनिल वाले में निकलेगा फेन निकलेगा। ठीक है ना। इस कारण से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शरीर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों को पंक्ति में आपको चुनना है कि शरीर के जो पर्यायवाची हैं वो आपके कौन कौन से यहां पर हो सकते हैं। यहां पर आंसर आपको लॉक करना है। तो देखिए, शरीर के पर्यायवाची में शरीर को कहते हैं तन, शरीर को कहते हैं देह। तो भाई तन और देह तो कॉमन दिया गया है। अब ये बताइए गात होता है क्या। अगर मान लो गात होता है तो तना नहीं होना चाहिए, मतलब ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो जिसका ऑप्शन बना है ए नंबर बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद आपको बताना है। तो आप बताइए कि यहाँ पर जो दुबई है सुंदर देश है, अर्थात तो उसके बारे में क्या बताया गया है। यहाँ पर दुबई जो आपका है, दुबई ये कैसा आपका विशेषण होगा। चलिए, दुबई कितना सुंदर देश है यहां पर पूछा गया, तो इसमें विशेषण क्या होगा। ये विशेषण होगा आपका विधेय विशेषण होगा। ये होगा क्या, आपका विधेय विशेषण होगा। हमने यहां पर एक विधेय विशेषण और विशेष विशेषण की बारे में इसके वीडियो बनाया है थ्योरी वाली, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, विधेय विशेषण और विशेष विशेषण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या कहते हैं। तो देखिए यहां पर 14 नंबर में 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 14 जिसका जन्म पहले हुआ उसे कहते हैं क्या, यहां पर अग्रज कहते हैं। क्या ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यहां पर अग्रज कहते हैं। याद रखिएगा, देखिए हमने बताया था विशेष विशेषण। देख लीजिएगा इस वाले पॉइंट में जो आपको क्वेश्चन है, तो आप समझ लीजिए, नहीं बाद में कहोगे कि सर यहां पर क्वेश्चन आपकी समझ नहीं आया। देखो हमने बताया कि एक होता है विशेष विशेषण। क्या होता है, विशेष विशेषण आपका होता है विशेष विशेषण। ठीक है, दूसरा होता है विधेय विशेषण। क्या होता है दूसरा, विधेय विशेषण। आप परिभाषा सुनिएगा कि जो विशेष विशेषण की परिभाषा होती है कि विशेष से पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। क्या, विशेष से आने वाले विशेष से पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण। उदाहरण अगर देखा जाए, काला घोड़ा घास खा रहा था। क्या, यहां पर देखिए काला घोड़ा, काला घोड़ा, काला घोड़ा घास खा रहा था। तो यहां पर देखो दिया गया है क्या परिभाषा था कि विशेष से पहले आने वाले विशेषण। तो घोड़ा क्या है, यहां पर विशेष है,
काला क्या है आपका विशेषण। मतलब ये हुआ कि विशेष के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। लेकिन अगर यही पॉइंट ये बने कि आपका दूसरा पॉइंट बनेगा क्या कि विशेष के बाद आने वाले क्रिया के पहले, देखो विशेष के बाद होगा और क्रिया के पहले होगा, उसे कहते हैं विधेय विशेषण। जैसे इसका उदाहरण समझिएगा, जैसे उदाहरण हो जाएगा घोड़ा काला है। देखो उसी से उदाहरण यहां पर हो जाए कि घोड़ा क्या है, काला है। तो घोड़ा काला है तो इसका मतलब क्या हुआ, घोड़ा क्या हो गया, विशेष हो गया, और काला क्या हो गया, विशेषण। तब आप समझ गए होंगे यहां पर आपका क्रिया नहीं है, लेकिन मान लो क्रिया भी हो जाती कि वह बालक चतुर है, तो इसमें वे कह सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि ये जो काला शब्द आपको मिल रहा है यही आपका आंसर हो जाएगी। आप लोग नोट्स बनाइए, ये पहले पन्ने में लिख लीजिए ताकि आपको कभी गलतियां ना हो पाए। ठीक है, इस जो हमने बताया है इसको पहले पन्ने में नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। देखिए एक आपका वाक्य दिया गया है कि तुम बाहर गए और वह रोने लगा। अब आप बताइए, और जो आपका दिया है, और जो दिया गया है ये आपका है क्या। तो इसको देखो दिया है, इस वाक्य को सरल वाक्य में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए 15 नंबर में अगर हम 15 की अगर बात करें, अगर हम ये कैसा वाक्य है, ये जो वाक्य है संयुक्त वाक्य है, ये जो आपका है संयुक्त वाक्य, क्योंकि और आपका छुपा हुआ है। लेकिन अगर सरल वाक्य की ओर पहुंचेंगे तो देखिए तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। मतलब ऑप्शन जो है वो आपका सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आप जवाब दीजिए, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर में। देखिए और यहां पर भी है, और यहां पर भी है, और यहां पर है, और इसमें है। लेकिन जब तोड़ा जाता है तभी पता चलता है कि इसमें उपसर्ग होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन जो आपका है कौन सा, यहां पर आंसर, अच्छा सॉरी, यहां पर अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखो अगर इसमें करोगे तो सही निकलेगा, इसमें करेंगे तो आपका चन निकलेगा, इसमें निकलेंगे तो आधा धय निकलेगा। लेकिन अगर ऑप्शन सी को तोड़िए, एक बार ऑप्शन सी को तोड़िए, जब ऑप्शन सी को तोड़ेंगे तो ये निकलेगा, क्या निकलेगा, अ निकलेगा, और साथ में निकलेगा आपती निकलेगा। क्या निकलेगा, आपती। मतलब ये हुआ कि इसका मूल शब्द जो निकल के आया आपती निकला है, और इसका उपसर्ग हो गया है अ हो गया है। इनमें कोई मूल शब्द आपका नहीं निकल रहा था, इस कारण से इनमें उपसर्ग आपका मतलब नहीं था। ठीक है, मतलब इनमें उपसर्ग आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर। समझ गए होंगे इस पॉइंट को, ठीक है ना, मतलब एक मूल शब्द निकलना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे प्रवृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द आपका है। ये बताइए प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है, प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है। याद रखिए, नोट करिएगा, प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। विरोधाभास अलंकार पूछा है, देखकर जवाब दे सकते हैं, आप लोगों को इतनी बार पढ़ाया गया है। तो देखो यहां पर दिया है वीरा है अथवा यह वरदान। ऐसा तो आपका नहीं होता है विरोधाभास में, है ना। यहां पर हमने बताया था संदेह अलंकार, हमने बताया था जिसमें से यह शब्द आपको मिलता है, ये तो आपका नहीं होगा। लेकिन देखो प्रीतम को समझा पा सकी, देखो प्रीतम को समझा पा कामनी ना जा सकी ना ठहर सकी, है ना। मतलब ऑप्शन जो आपका डी है, ये प्रीतम को समझा पा कामनी ना जा सकी ना ठहर सकी, इस पंक्ति में आपका विरोध होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जहां वास्तविक विरोध ना हो, है ना, जहां वास्तविक विरोध ना होने पर भी क्या लगे, विरोध का आभास होता है, वहां पर होता है क्या, विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। याद रखिएगा, जैसे बड़ा, काला, भारी, ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कलाई खुलना मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो चलिए कलाई खुलना मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने आपको देख सकते हैं कि मॉडल पेपर में सॉल्व करवाया था। कलाई खुलना मतलब होता है रहस्य प्रकट हो जाना। ऑप्शन देखिए काफी लोगों ने जवाब दे दिया है, यहां पर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, लौकिक जगत में माया में सभी फंसे हुए हैं। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, लौकिक का पूछा गया है। यहां पर देखो अंडरलाइन नहीं है, लेकिन आपको बता दें लौकिक का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए लौकिक का विलोम क्या होता है, अलौकिक होता है। मतलब ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ये नंबर हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा। देखो जिस क्वेश्चन में समय नहीं लगना है उसमें हम आपको समय नहीं लगाएंगे, लेकिन जिसमें लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसको समझकर ही चलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जिस शब्द में उपसर्ग
उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? बताइए भाई, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है 22 नंबर में? चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो यहां पर तीन अक्षर हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आंसर है आपकी यहां पर व्यथित में। क्या है भाई? व्यथित। अब देखिए यहां पर कैसे बनेगा, तो इसे जब तोड़िए तो आपका सबसे पहले निकलेगा वी निकलेगा, ठीक है, वी निकलेगा जो कि उपसर्ग आपका है। यहां पर आपका निकलेगा क्या? अथ निकलेगा। क्या निकलेगा? अथ निकलेगा, जो कि ये क्या है? मूल शब्द आपका है, ठीक है। और इसके बाद आपका इत निकलेगा। क्या निकलेगा? इत, जो कि आपका क्या है? प्रत्यय है। तो इसका मूल शब्द आपका है अथ और इसका उपसर्ग है आपका वी, प्रत्यय है आपका इत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो गया? बी नंबर आपका राइट हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं न्यून शब्द में कौन सा विशेषण है? सॉरी, न्यून शब्द में कौन सी संधि है पूछा गया है। न्यून शब्द में संधि पूछा है, आप आंसर बताइए न्यून में कौन सी संधि हो जाएगी। चलिए काफी लोग यहां पर देख सकते हैं, आपका जवाब आ गया है न्यून, मतलब नी धन ऊन। क्या बनता है? नी धन कौर बन जाएगा, यहां पर आपका बन जाएगा ऊन बन जाएगा। मतलब इसका अगर मात्रा निकालेंगे तो छोटी ई प्लस आपका निकलेगा बड़ा ऊ, तो बराबर निकलेगा क्या? यू निकलेगा। मतलब ऑप्शन क्या हो गया? यण संधि। तो ऑप्शन आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। वैसे भी हमने आपको पहचान बताया था कि जब या के साथ आधा वर्ण हो वो मतलब आपका होता है क्या? तो आपके स्वर संधि के अंतर्गत आपका यण संधि ही होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिवर्तनी के आधार पर सही दिया गया है। अब ये बताइए तात्कालिक होता है या तत्कालिक होता है? क्या होता है? तो देखिए तात्कालिक मतलब 24 का ऑप्शन जो बनेगा वो कौन सा हो सकता है? 24 का आंसर देखिए तात्कालिक होता है। तात्कालिक मतलब ऑप्शन यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, जो कि काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए यहां पर आंसर देखिए आपका जवाब क्या हो सकता है? काम करने की बहुत धीमी गति, यही हो जाएगा। देखिए यहां पर पहला ही आंसर आपका हो जाएगा, चाहे अगला पॉइंट देखिए चाहे ना देखिए। कह रहा पैदल चलने की आदत होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं आपका है, पैदल तो कोई मतलब ही नहीं होता है। यहां पर आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? विराम चिन्ह में देखिए क्या क्या होते हैं। विराम चिन्ह में निर्देशक के चिन्ह होते हैं, यहां पर आपका लाघव का होता है ना, लाघव का होता है, और यहां पर क्या होता है? विवरण का होता है, लेकिन उपदेशक ये विराम चिन्हों का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर है कि मन गणंत का सही सामसिक विग्रह बताना है। मन गणंत का सही सामसिक विग्रह इनमें से कौन हो जाएगा? 27 का जवाब दीजिएगा। मन गणंत मतलब होता है मन से गढ़ा, मन से गढ़ा, मतलब ऑप्शन जो है वो आपका बी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। यह कैसा आपका समास है? कर्ण तत्पुरुष समास है। याद रखिए कैसा है? कर्ण तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा कर्ण तत्पुरुष समास आंसर बनेगा यहां पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान करना है, यहां पर शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है? तो चलिए यहां पर देखो, कह रहा है भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। देखो यहां पर अधीन क्या सही है? क्या नहीं है ना। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, निरपराध होता है। क्या होता है? निरपराध होता है। यहां पर बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, बादशाह ने। और यहां पर अगर देखा जाए पैतृक, मतलब आपका आंसर क्या हो सकता है भाई? देखिएगा तो यहां पर आपका आंसर शुद्ध वाक्य तो पूछा गया है, यहां पर डी वाला हो सकता है क्या भाई? यहां पर जो दिया गया है उसे पैतृक संपत्ति में, है ना, पैतृक होता है भाई, पैतृक होता है, पैतृक होता है क्या? यहां पर अधीन, अधीन सही लिखा हुआ है, अधीन, अच्छा अधीन सही लिखा है। ओ देखिए अधीन सही लिखा है तो निरपराध हो गया, फिर ये गलत हो सकता है। और बादशाह ने मुक्त हस्तदान दिया, ये भी सही हो सकता है। इसका मतलब कुछ क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, क्योंकि ये पैतृक नहीं होता है, यहाँ पर पैतृक होता है ना। क्या होता है? पैतृक होता है, पैतृक होता है। तो ये आपका गलत दिया गया है, ये क्या है भाई? गलत दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर बादशाह ने मुक्त हस्त रूप से, यहाँ पर थोड़ा सा कोने यहाँ हो सकता है निरपराध होता है, ये भी गलत दिया है। क्या हो सकता है भाई? यहाँ पर आंसर आपका ए हो सकता है ना। फिर आंसर क्या होगा? ए नंबर आपका हो सकता है, ठीक है, ए नंबर ये आपका हो सकता है, ठीक है। चलिए निरपराधी निरपराध होता है ना, इसलिए तो हमने गलत कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका भी ए हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी वाला सही है, सी वाले को देख लीजिएगा। बादशाह ने मुक्त हस्त रूप से, मुक्त हस्त, मुक्त हस्त, ये भी कोई बन नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर अधीन देखिए कैसे बनता है, अधीन, अधीन होता है या अधीन होता है? अधीन होता है।
चलिए इसमें थोड़ा डाउट है, हमको लग रहा है सी वाला भी हो सकता है, तो ये डाउट में क्वेश्चन हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, ठीक है, इसे हम पिन कर देंगे, देख लीजिएगा बाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थक का प्रवृत्ति हुआ है, अर्थात यहां पर आपके संभावनार्थ प्रति हुआ है, आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, संभावना किसमें व्यक्त की गई है, तो संभावना लगता है इस बार अच्छी बारिश होगी, है ना, लगता है इस बार, इसी से पता हो गया कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा कि लगता है इस बार अच्छी बारिश होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर देखो डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी के लिए सही आपकी पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा, डिसबर्सिंग, है ना, डिसबर्सिंग अथॉरिटीज के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा संवितरण प्राधिकारी, क्या होता है, संवितरण प्राधिकारी, ऑप्शन बनेगा इसका बी नंबर होगा, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण क्या हो जाएंगे, तो शब्द तो होगा नहीं, व्यंजन भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, 31 में डी हो जाएगा, वर्ण होता है, वर्ण या अक्षर कह सकते थे, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता पूछा गया है, हिंदी साहित्य में क्वेश्चन आपको रटा दिया गया पूरी तरीके से। चलिए पृथ्वीराज रासो ये क्या है, एक महाकाव्य, इसके रचयिता है आपके चंद्रबरदाई, बिल्कुल सही जवाब आया है, यहां पर भी हो जाएगा, चंद्रबरदाई हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मधुशाला के रचयिता कौन है, मधुशाला के रचयिता पूछा गया है, तो देखिए मधुशाला के नाम से ही या मधुशाला के द्वारा ही ये आपके प्रसिद्धि पाए थे कौन, आपके हरिवंश राय बच्चन, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वाक्य के त्रुटि भाग का चयन करना है, इस त्रुटि भाग में देखिए क्या आपका त्रुटि है या नहीं है, चलिए जवाब दीजिए 34 नंबर में। कह रहा है लीची खरीदने कह रहा है मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, लीची खरीदनी है, क्योंकि लीची जो आपका है स्त्रीलिंग होगा और इसके अनुसार क्या होगा, खरीदनी होना चाहिए ना, तो अर्थात आपका ऑप्शन किस में हो गया, बी वाले में गलती हो गई है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ये इस प्रकार से दिया गया है, हमने आपको कई बार बताया है कि ये आपके अनुसार है, अगर आप आंसर लगा पा गए तो लगा लिए, नहीं तो गलती कर जाओगे। यहाँ पर पहला जो आपका होता है अपनी जगह स्थिर होता है और 6 वाला स्थिर होता है, बस परिवर्तन आपका होता है इसमें होता है, ठीक है, परिवर्तन जो होता है इसमें होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा, सी वाला होगा। अब इसका मिलान कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर जो आपका है वो सी नंबर है, मतलब इनके अनुसार ला जो आपका आएगा वो इसमें पहले आएगा, ठीक है। सबसे पहले तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात अयोध्या चले गए, वहां उन्होंने रामचरितमानस लिखा, वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी जाते थे। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कवित्त रामायण, रामलला और हनुमान बाहुक आदि प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो इनको बस मिलान करना होता है, आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन या कैसा शब्द आपको मिल जाए वो तो आपका उसी के समय पता चलेगा। यहां पर बताइए 36 नंबर, अमूल और अमूल्य क्या मतलब होता है, चलिए यहां पर बताइए कि आंसर क्या हो सकता है, अमूल और अमूल्य में आंसर क्या हो सकता है, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए भाई, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर, यहाँ पर आपका जूम करें भाई, जूम है तो इतना तो दिख ही रहा होगा आपको, है ना, जूम तो कर ही दिया है, काफी जूम हो गया है, तो आप जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सी नंबर आपका जवाब आ रहा है, देखिए आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है, सी नंबर। याद रखिए अमूल मतलब होता है जड़ रहित, अमूल्य मतलब होता है कीमती, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं। याद रखिए आश्रित उपवाक्य होते हैं 3 भेद होते हैं, इनमें से एक संज्ञा उपवाक्य होता है, एक होता है आपका कौन सा, संज्ञा उपवाक्य होता है, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य, ठीक है, एक होता है संज्ञा, दूसरा होता है विशेषण होता है, और यहां पर जो तीसरा होता है वो क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है तीसरा, तो आपका क्रिया विशेषण होता है, इस कारण से ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द आपका है, देशज शब्द किसे कहते हैं, जो देश में उत्पन्न हुआ है, और यहाँ पर जूता जो आपका है कैसा है, तो आपका देशज है, याद रखिए देशज, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यार आपसे यहाँ पर जालक का तद्भव शब्द क्या होता है, जालक का तद्भव पूछा गया है। चलिए क्या हो जाएगा, झरोखा आपने नाम सुना है,
अकबर जो थे वो झरोखा दर्शन भी देते थे। याद रखिए आपका आंसर हो जाएगा झरोखा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर है एक तत्सम शब्द आपका है, तत्सम शब्द की पहचान करना है। तत्सम शब्द की अगर पहचान करेंगे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए देखो यहां पर अनहित है, विनती है, डाकनी है और आपकी अटारी है, तो अटारी गलत है, डाकनी यहां पर दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन नहीं है, आप बताइए कि क्या हो जाएगा। हमने आपको बताया था 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, जिसमें से आप देख सकते हैं छत्रज्ञ होता है, यहां पर ये वाला सा नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये उस व्यंजन में आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णमाला किसे कहते हैं। चलिए वर्णमाला किसे कहते हैं, तो देखिए भाई वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। याद रखिए व्यवस्थित शब्द आपको लगा होना चाहिए, शब्द समूह कभी मत लगा दीजिएगा, यहां पर लगाना है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सीता जी के नयन रामचंद्र के चकोर भये, इस पंक्ति में कौन सा रस दिया गया है, इनमें से कौन सा रस आपका हो जाएगा। चलिए भाई यहां पर जवाब देना है, सीता जी के नयन रामचंद्र की चकोर भयो। तो भैया यहाँ पर चकोर भयो अर्थात सीता जी और नयन रामचंद्र हैं, अर्थात यहाँ पर श्रृंगार 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 रस आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं। देखिए बताइए, यहाँ पर बच्चे हैं और इसके बाद क्या है भाई, बूढ़े हैं। यहाँ पर दिए गए हैं क्या, तो आपके बच्चे हैं और इसके बाद दिया गया है बूढ़े। अब आप बताइए कि कैसा युग्म आपका हो सकता है यहाँ पर 44 नंबर में। तो एक दूसरे क्या है भाई, विलोम ही तो है, एक दूसरे क्या है, विलोम है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, बताइए यहां पर जो सर्वनाम है एक कैसा सर्वनाम होगा 45 नंबर में। तो भाई यहां पर मैं दिया गया है, अब यहां पर आप लोग क्या कह सकते हैं, यहां पर आपका अपने आप है ना, अपने आप इसका मतलब है निजवाचक होगा, 45 को ऑप्शन सी हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर है रामचरितमानस के रचयिता कौन है, रामचरितमानस के रचयिता यहां पर आपके कौन हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए रामचरितमानस कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा तुलसीदास, जो कि काफी लोगों ने जवाब दिया है, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा तुलसीदास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, यहाँ पर आंसर को लॉक करना है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। चलिए 39 नंबर का जवाब दीजिएगा, आपका 39 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपके तुलसीदास जी की है। किसकी है भाई, आपके तुलसीदास की है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को भाई लाइक शेयर कर दिया करे, आप लोगों से कितनी बार कहना पड़ता है कि अगर किसी इंसान को मोटिवेट रखना है ना, तो भाई आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। चलिए यहां पर देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है, आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका आंसर इनमें इनमें ऑप्शन के अनुसार क्या आ जाएगा, ऑप्शन के अनुसार यहां पर डी वाला आ जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भरत मुनि की रचना कौन सी है, भरत मुनि ने कौन सी रचना किया है। देखो 22 भाषा नहीं होंगे, 22 भाषा नहीं होंगी, 22 मत लगा दीजिएगा, ये 2018 में परिवर्तन हो गया था। यहां पर देखो दिया गया भरत मुनि की रचना कौन सी है, भरत मुनि की रचना है आपकी कौन सी, नाट्य शास्त्र है, इसको ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सूरदास की इनमें से कौन सी रचना है, सूरदास की रचना पूछा गया है, और याद रखिए सूरदास की जो रचना है वो आपकी कौन सी है, तो साहित्य लहरी है ना, यहां पर आंसर आपका बी नंबर है, यहां पर साहित्य लहरी आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है, वो आपकी कौन सी है, हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति इनमें से कौन हो जाएगी। चलिए 43 को ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर है, ये रामचंद्रिका है, याद रखिए कौन, रामचंद्रिका, इसको नोट करिएगा, केशवदास रामचंद्रिका, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है। तो चलिए जवाब देना है, देख सकते हैं जेल वार्डन फायरमैन परीक्षा में पूछे गए थे। यहाँ पर बताइए कि राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है। यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा सी, मुल्ला दाऊद को माना है, इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर है, मुल्ला दाऊद आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रदान किया गया, यहाँ पर आंसर देना है।
चलिए, ये था आपके 1970 में, आपका जवाब हो जाएगा यहां पर आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो माखनलाल चतुर्वेदी को ये पहला पुरस्कार दिया गया था, हिंदी साहित्य का पुरस्कार, जो कि आपका हेम तरंगड़ी के लिए था। ठीक है, यहां पर सी वाला लगाइए, हेम तरंगड़ी हो जाएगा 1955 हेम तरंगड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। चलिए बताइए, गणपति गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। ये भैया आपके यूपी ट्रिपल एस सी में है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। तो बताइए, यहाँ पर 47 का ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी, शालिभद्र सूर्य है। शालिभद्र सूर्य है, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यहाँ पर पंक्ति बताइए, ये जो पंक्ति है वो आपकी किसकी है। 48 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए, तो देखिए यहां पर 48 का ऑप्शन जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका जवाब जो देना है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए, सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। लाइक करें, शेयर करें और डेली ही ऐसे ही आप लोग यहाँ पर आते रहिए।